गुलामी करते हुए हमारे भाई रंजीत जी को, इनके परिवार को न्याय नहीं दोगे तो क्या सोच रहे हो? मर गई होंगी तुम्हारी आत्माएं। मैं तो जानता हूं कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा विधायक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुआ करता था, उसे हरा के घर बिठाने का काम कर दिया। तो पूरा समय भी देने का काम करूंगा, रात में भी रुकूंगा और प्रशासन को भी नकेल पहनाने का काम करेंगे। ये भी आपके साथ आज वादा करने हम आए। आज के कार्यक्रम में बड़े दुख की बात है कि एक नौजवान हमारा साथी, हमारे भाई कह सकते हो आप, छोटा रोहित की जिस तरह से घटनाक्रम में मृत्यु हुई, और मैं ऐसा मानता हूं कि जब कोई नौजवान हमें छोड़ के जाता है तो हम कहते हैं कि नौजवान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो मैं मानता हूं कि एक रीढ़ की हड्डी का एक हिस्सा उस दिन कम हो जाता है। तो मैं सबसे पहले तो रोहित को याद करते हुए उनके पिता रंजीत जी से, जो हमारे मिशन के साथी हैं, आओ रंजीत भाई इधर आ जाओ, उनसे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के एक एक साथी से, दलित पिछड़ा समाज संगठन के एक एक साथी से और गाड़रवाड़ा के एक एक नागरिक से मैं वादा करता हूं कि रोहित के जो घटना हुई है मृत्यु की, उसकी जांच भी करवाएंगे और जो दोषी होगा उसको जेल भी भिजवाने का काम करेंगे। ये हम आपसे वादा करने के लिए आए। आज की मंच पे सम्मानीय रंजीत भाई तो बैठे ही हैं, हमारे दुर्गेश तिरैया जी, ये क्या नाम है, सेठूर रौर जी, हमारे अमोल रावत जी, बाबला सोनी जी, सुखदेव उइके जी हमारे मंच का संचालन कर रहे हैं, जो मतलब हमारे प्रभारी हैं भीम आर्मी की तरफ से जिले के डॉक्टर साहब मेहरबान जी, हमारे संघर्षशील साथी जो संघर्ष करके जेल भी जिलने जाने का काम किया है, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष छोटू इटौरिया जी, आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष शिवराज जी, हमारे पटेल साहब टीकमराम जी जो समाज सेवी हैं, एडवोकेट श्याम सिंह चौहान साहब, संतोष पटेल जी, और हमारी दो मातृशक्ति हमारी बहनें भी मंच पे बैठी हैं, बच्चियां जो अच्छा काम कर रही हैं, मुस्कान धुर्वे जो आदिवासी संगठन से हैं, और मोहिनी गोबरेले पिपरिया से हैं, और इनके साथ साथ केवल टिकरिया जी, क्या लिखा है, सुरबल क्या लिखा है, कुछ नाम ऐसे लिख दिए हमारे सोनी जी ने, जो उनकी राइटिंग हमें समझ में नहीं आ रही। सोनी जी पढ़े लिखे हो, स्कूल में पढ़ते थे कि पीछे? पप्पू भद्रेले जी, विनोद भद्रेले जी, दीपक जाटल जी, और ये हमारे तहसील अध्यक्ष हैं, बहुत अच्छी टीम है भीम आर्मी की नौजवानों की, शैलेंद्र जी, खैर सिंह जी, ख्याली प्रसाद जी, सोनू चौधरी जी और संतोष चौधरी जी, और भोपाल से चल के हमारे बीच में पहुंचे सम्मानीय कमल कुशवाहा साहब, एक छात्र नेता भी पहुंचे हैं सौरभ यादव जी, और भी बहुत सारे साथी आपके बीच में भोपाल से यहाँ पहुंचे हैं, पिपरिया के भी हमारे साथी पहुंचे हैं। साथियों, बहुत दुख का विषय है
कि जब कोई नहीं सुने, जब सत्ता और संगठन एक ही भाषा बोलने लगे, सत्ता के लोग और विपक्ष के लोग, तो फिर आम जनता का आदमी कहां जाए। मेरे पत्रकार साथी भी यहां बैठे हैं और प्रशासन के लोग भी खड़े हैं। मेरा पहला सवाल तो यह है कि जब पिछली कुछ तारीख तय थी, 27 या कुछ ऐसा कुछ तारीख तय थी, 26 मार्च को जब मैं यहां आने वाला था तो अनुमति नहीं दी गई। अब अनुमति क्यों नहीं दी गई मुझे नहीं मालूम, यहां प्रशासन के कौन वरिष्ठ अधिकारी खड़े हैं, लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि दामोदर मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में बोलता है तो तुम्हारा मुख्यमंत्री भी सुनता है। इतना ध्यान रखना, दिमाग अपने ठीक रखना। और कह रहा हूं यहां के कलेक्टर और एसपी से, लगवा दिया मैंने हाई कोर्ट में जबलपुर में, और जबलपुर हाई कोर्ट तुमसे पूछेगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि 26 तारीख को दामोदर यादव की सभा कैंसिल करनी पड़ी। और सभा तो छोड़ो, अनुमति तो छोड़ो, अगर हमारे भाई छोटू ने अनुमति मांगने के गए आपके ऑफिस में तो आपने छोटू को धरने से उठा के इनके दो साथियों को, हमारे सुखदेव को और तीसरे एक और साथी हमारे बाबला सोनी जी, ये तो हमारे पुराने साथी, बहुत पहले भी जेल जाते रहे किसान आंदोलन में, इन तीनों साथियों को उठा के जेल भेज दिया, जेल भेज दिया, चोरी और सीना चोरी। मैं नहीं जानता यहां कौन एसडीएम है, मैं नहीं जानता यहां कौन एसडीओपी है, लेकिन कान खोल के सुन लेना, तुम अगर किसी की ठसक में हो, अगर तुमको ये लग रहा हो कि तुम्हारे अंतरी मंत्री संतरी विधायक पूर्व विधायक तुम्हें बचा लेंगे, कोर्ट में उल्टा लटकाएंगे, कोर्ट में। अगर सत्ता की गुलामी करते हुए हमारे भाई रंजीत जी को, इनके परिवार को न्याय नहीं दोगे तो क्या सोच रहे हो? मर गई होंगी तुम्हारी आत्माएं, लेकिन जिंदा है इनका संघर्ष जो यहां बैठे हैं, और जिंदा है दामोदर यादव और चंद्रशेखर आजाद का संघर्ष। सुनो, पता कर लेना, नहीं पता है तो। मैं नहीं जानता विधायक मंत्रियों को यहां के, मैं तो जानता हूं कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा विधायक पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुआ करता था, उसे हरा के घर बिठाने का काम कर दिया। और यकीन नहीं मानते तो रुक जाओ कुछ दिन, फिर से चुनाव आ गया दतिया में। पहले तो मैं सोड़ा लड़ा था और थोड़े से ही दिन का चुनाव लड़ा था, मात्र 16 दिन का, और आजाद समाज पार्टी हमारी नई पार्टी, और उससे चुनाव लड़ा और थोड़े वोट से बीजेपी से हारा। लेकिन चिंता मत करो, जब 2028 में चुनाव आएगा मेरे भीम आर्मी के जाबाज सिपाहियों, तो तुम लोग विधायक भी बनोगे और मध्य प्रदेश की विधानसभा में झंडा लहराने का काम भी हम करेंगे। आज मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अगर गरीब की, शोषित की, वंचित की कोई लड़ाई लड़ता है, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की कोई लड़ाई लड़ता है, तो 543 सांसदों में भले ही 500 गूंगे बैठे रहे, लेकिन हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद की आवाज बुलंद करने की आदत है, और वो तुम्हारी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, तुमको साधारण सभा करने से समस्या है इसलिए तुम अनुमति नहीं दे रहे, या फिर किसी को बचे हो? क्या रोहित की मौत में जो लोग दोषी हैं उनको बचाना चाहते हो? और बचाना चाहते हो तो सुन लो, बोल के आया हूं तुम्हारे मुख्यमंत्री जी को सुबह ही खबर करा के कि जा रहा हूं नरसिंहपुर जिले में, जा रहा हूं काड़रवाड़ा में, फिर आऊंगा करेली में, और फिर वादा कर रहा हूं आप 15 दिन के अंदर अगर इन्होंने
रोहित के मामले में जांच करके न्याय देने का काम नहीं किया तो 1 महीने के अंदर दामोदर फिर आएगा, इनकी सड़कें जाम करने का काम कर देना और इनके ऑफिस के ताले लगाने का काम कर देना। कौन पुलिस का अधिकारी कह रहा था अनुमति तो दे देंगे, दामोदर जी ऐसा वैसा बोलते हैं। कैसा बोलते हैं भाई? बोले आडंबर पाखंड के खिलाफ बोलते हैं, बोले धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बोलते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री तुम्हारा बाप लगता है क्या? ऐ सुनो पुलिस वालों, अधिकारियों, और सुन लो कलेक्टर एसपी तुम भी, दामोदर को तो तुम्हारा मुख्यमंत्री नहीं रोक पाया, तुम क्या रोकोगे? तुम्हारे जैसे लोग क्या रोकेंगे? और ज्यादा भरोसा नहीं तो पूछ लो उसी धीरेन्द्र शास्त्री से, कौन सी यात्रा निकाल रहा था? बोला हिंदू यात्रा निकालेंगे, हिंदू यात्रा निकालेंगे, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैंने कहा मेरे बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान की प्रस्तावना में ही पहले पेज पे ही लिखा है कि भारत देश पंथ निरपेक्ष रहेगा। फिर भी बोला वो 28 साल का लड़का धीरेन्द्र, जिसको महाराज कहते हैं लोग, महाराज, लेकिन मैं कहता हूं 28 साल का पर्ची वाला बाबा, पर्ची वाला निकालता है पर्चियां। अब यात्रा निकाल दी उसने। जब यात्रा निकाली तो मैंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। धीरेन्द्र शास्त्री के इतने दिमाग खराब थे, वो दौड़ के गए हरियाणा में, एक ऐसी सभा करी और हरियाणा की सभा में बोले वे हमारी यात्रा रुकवावे जा रहे सुप्रीम कोर्ट, जिनको नंबर नहीं है, नहीं तो हम फोन पे ही ठटरी मार देते। तो मैंने कहा, पत्रकार जब मेरे पास आ गए भोपाल में, उन्होंने घेर लिया, बोले यादव साहब क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा धीरेन्द्र ने खुद अपनी पोल खोल दी। अरे जो मेरा नंबर अपनी पर्ची से नहीं निकाल सकता, वो तुम्हारा भविष्य पर्ची से बता सकता है क्या? भाइयों जरा सोचो। अब जब ऐसे आडंबरी पाखंडियों की मैं पोल खोल रहा हूं, तो ये प्रशासन में बैठे लोगों, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सरकार में बैठे लोगों, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तो सुन लो, दामोदर कहने आया है, ये ओशो की धरती है, ये बाबा साहब अम्बेडकर की धरती है मध्य प्रदेश। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, मैं मानवर साहब कांसीराम जी का अनुयायी हूं, मैं EB रामा स्वामी का, ललित सिंह यादव का, माता फुले का और माता सावित्रीबाई फुले का, दोनों का अनुयायी हूं। और ध्यान रखो कि दामोदर ओशो का भी अनुयायी है। और इस नाते दामोदर कहता है कि आडंबर और पाखंड और आतंकवाद इस मध्य प्रदेश की धरती से जब तक नहीं उखाड़ दूंगा, तब तक शांति से घर नहीं बैठने वाला, ये वादा करने के लिए आया हूं। और नहीं मानते तो पूछो धीरेन्द्र से। पहले तो कह रहा था उनकी ठठरी मार देंगे, अब क्या कह रहा है मालूम? अब पत्रकारों ने पूछा दामोदर जी ऐसा कह रहे, भाई क्या हमें उनसे कुछ नहीं लेने दे रहे, हम उनके बारे में कुछ नहीं बोला। तो 28 वाले मोड़ा को तो सुधार दो, हमने 28 दिनों में। अब सुन लो यहाँ के सत्ताधारियों और प्रशासन के लोगों, तुम्हें सुधारने में तो 8 दिन भी नहीं लगेंगे, ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो। क्योंकि धीरेन्द्र तो प्रधानमंत्री का छोटा भाई है, तुम तो नहीं हो मुख्यमंत्री के भी छोटे भाई, तो किसी गलतफहमी में मत रहना। मुझे मालूम था कि यहाँ हजारों लाखों में संख्या नहीं होगी, ये बात सही है कि चाहे दामोदर कहीं जाए, चाहे आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहीं जाए, तो संख्या कई हजार होती है, कहीं 25,000, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख। और जब सोनी जी और अमोल रावत जी और सुखदेव जी इस बात की चिंता कर रहे थे कि भाई साहब आपकी सभाएं तो इतनी बड़ी बड़ी होती है, रैलियां बड़ी बड़ी होती है, और आप गाड़र बाड़ा आए और अगर संख्या कम हुई तो हम क्या करेंगे? मैंने कहा अगर कोई भी नहीं होगा, अगर एक कार्यकर्ता भी नहीं आएगा,
मैंने कहा अगर तुम लोग भी नहीं जाओगे तो अकेला दामोदर रंजीत के घर जाएगा और श्रद्धांजलि देने का काम करेगा। मेरे भाइयों, संघर्ष करने वाले तो लाखों में एक आध दो ही होते हैं, इसलिए मैं छोटू को कहूंगा, आओ मेरे पास, हम पूरी ताकत से तुम्हारा साथ देंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ो, सड़कों पे उतर के, और सबक सिखाओ प्रशासन के लोगों को, इनको एहसास कराओ कि इन्होंने भी संविधान की शपथ ली है, तब ये इस कुर्सी पे जाके बैठे हैं। और मैं कह रहा हूं, एसडीएम एसडीओपी को तो मैं नहीं कहूंगा, उनको तो जो जवाब देना है हमारे जिलाध्यक्ष दे लेंगे, लेकिन कलेक्टर एसपी से जरूर कहूंगा, अब आगे से ध्यान रखना, आगे से ध्यान रखना। पत्रकार साथियों, आपके सामने कह रहा हूं, जहां भी मैं जाता हूं हर जगह फॉलो पायलट और पुलिस की 6-6 गाड़ियां साथ होती हैं। मेरे पीए साहब रास्ते में बता रहे थे, और क्यों साथ होती है? क्योंकि प्रशासन को डर लगता है कि दामोदर यादव या चंद्रशेखर आजाद पे किसी ने कोई हरकत कर दी तो पूरे प्रदेश में लोग सड़कों पे उतर जाएंगे। लेकिन जब मैं गाड़ेवाड़ आ रहा था तो मेरे पीए साहब ने कहा कि भाई साहब, यहाँ के प्रशासन ने फॉलो पायलट नहीं लगाई। मैंने कहा फॉलो पायलट भी ना लगाएं, सड़कों पे खड़े भी हो जाएं, बड़ी बड़ी दीवारें भी बना दे तो उनको भी फान के जाएगा, लेकिन दामोदर हर हाल में रंजीत भाई के घर जाएगा, भीम आर्मी के शेरों से मिलने के लिए जाएगा। लेकिन सोचो प्रशासन के लोगों, तुम्हें शायद ज्ञान नहीं है, कर लेना, यहाँ का एसडीओ भी सुन ले और टीआई भी और सब अधिकारी भी। मैं पहला कार्यक्रम देख रहा हूं अपने राजनीतिक जीवन में 20 साल में, नहीं तो वहां एसडीएम एसडीओपी तो खड़े मिलते ही मिलते हैं कम से कम। निश्चित रूप से कोई ना कोई फंसक इनके दिमाग में है या फिर कोई दबाव इनके ऊपर है। देखो, चाहे दबाव हो तो उसको हटा लो और फंसक है तो उसको दूर कर दो, नहीं तो फिर हम 2028 में तो कर ही देंगे सरकार बना के, हम तो फिर सरकार बना के कर ही देंगे। ये जो कारवां निकला है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकला है। ये जो आवाज शुरू हुई है ये गरीब शोषित वंचित किसान मजदूर की आवाज बन के निकली है, और ऐसी ही एक आवाज सदन के अंदर हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद के रूप में पहुंच चुकी है। और आप सबका आशीर्वाद रहा तो ऐसी ही आवाज 2 महीने के अंदर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी पहुंचने का काम करेगी। देखो, ऐसा है, कमजोर और कायर 500 हो लेकिन लड़ने वाले 5 ही हो तो वो काफी होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, इसलिए चिंता मत करना। और अगर मैं विधानसभा पहुंच गया, मुझे रोकने की कोशिश से मौत होगी, क्योंकि मैं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने लड़ने जा रहा हूं और चुनाव होने वाला है 2 महीने में दतिया में। तो हमसे एक पत्रकार साथी पूछ रहे थे कि भाई साहब, आपके डर के मारे अगर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव नहीं लड़ा तो क्या करोगे? मैंने कहा तो नहीं लड़ूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा सांड की लड़ाई सांड से ही होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि अगर मैं नरोत्तम के सामने नहीं लड़ूंगा तो फिर कौन लड़ेगा? कोई कमजोर तो नहीं लड़ेगा, मुझे लड़ना पड़ेगा। और दूसरी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। मानवर साहब कांसीराम भी कहते थे कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है, और हमारे भाई रोहित के मामले में बोलो यही सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? दोनों पार्टियां एक साइड खड़ी है, खड़ी रहे, लेकिन मेरे भाइयों, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और आपका भाई आपके साथ खड़ा है, इनको नाको तनी तना दबाने का काम करेंगे और प्रशासन के लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। आज मैं सिर्फ इतना संदेश देने आया हूं, प्रशासन के लोग भी सुन लें और यहाँ के जो नेता हैं वो तो सुन ही रहे होंगे। मुझे पता चला, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, चिंता मत करना, अधिकारियों सुन रहे होंगे फेसबुक लाइव पे भी, इस पे उस पे। लेकिन यहाँ के एक बड़े अधिकारी ने मुझे फोन किया
और बोले साहब पहले कलेक्टर एसपी ने किया। मैंने कहा अनुमति देने में समस्या क्या है? आईजी से, कमिश्नर से सबसे बात हुई। मैंने कहा अनुमति देने में समस्या क्या है? बोले आप समझते हो। अब बताओ ये है का मतलब क्या है? ये है का मतलब क्या है? क्या समझते हो? क्या समझते हो? बोले आप उन्हीं के खिलाफ बोलोगे। किनके खिलाफ? महाराज जी के खिलाफ। मैंने कहा चलो नहीं बोलूंगा, वो 28 साल का लड़का बोलने लायक रहा नहीं कि मैं उसके खिलाफ बोलूं। तो बोले आप उनके खिलाफ बोलोगे, वो कौन से संगठन, कौन सी सेनाएं हैं? मैंने कहा नहीं बोलूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि अकबर को जीजा बनाने वाले इस देश में बहुत बड़े तोप नहीं है। मैंने कहा वो भी नहीं कहूंगा। तो बोले सरकार के खिलाफ बोलोगे। तो हमने कहा हमारी जुबान बंद करना चाहते हो? जुबान तो बंद नहीं होगी, क्योंकि ये जुबान बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दी है। इसलिए जब तक जीवित है दामोदर तब तक उसकी जुबान भी चलेगी और उसका संघर्ष भी चलेगा। मेरे भाइयों, आपको सबको संकल्प दिलाने आया हूं। आपने देखा होगा मैं माला नहीं पहन रहा था और रास्ते भर मैंने मालाएं नहीं पहनी। और माला इसलिए नहीं पहनी कि हमारे ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का मामला चल रहा है। कुछ मनुवादी कह रहे हैं हम अम्बेडकर की स्टेच्यू नहीं लगाने देंगे। मैंने कहा तो किसकी लगाओगे? बोले मनु महाराज की लगाएंगे। मनुवादी कह रहे हैं। मैंने कहा ये कौन है भाई? मैं तो इसको जानता नहीं। बोले इन्होंने मनुस्मृति लिखी। तो मैंने पढ़ी भाई जाके घर पे मनुस्मृति। और प्रशासन के लोगों तुम भी पढ़ लेना, पत्रकार साथियों आप भी पढ़ लेना। मैंने कहा दामोदर या हो या चंद्रशेखर आजाद किसी जाति का विरोधी नहीं है, किसी वर्ग का, किसी धर्म का विरोधी नहीं है, लेकिन आडंबर पाखंड का विरोधी है। और मनु ने जो किताब लिखी है जिसमें हमारी इस नारी शक्ति को हमेशा परतंत्र रहने के लिए बताया गया, जिस किताब के अंदर शूद्रों की जिंदगी जानवर से बदतर बताई गई, जिस किताब के अंदर इस देश के बहुसंख्यक समाज को गुलाम बनाने की बात की गई, ऐसी मनुस्मृति को दामोदर ने बीच चौराहे में भोपाल में चलाने का काम किया। और ये हमेशा हम करते रहेंगे मेरे भाइयों। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे ही मनुवादी कह रहे ग्वालियर हाई कोर्ट में स्टेच्यू नहीं लगने देंगे बाबा साहब की। मैंने कहा भाई क्यों नहीं लगने दोगे? बोले मनु की लगाएंगे। मैंने कहा अगर मनु की मूर्ति लग गई तो इस देश में बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और हमने तय कर लिया उसी दिन से कि जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू नहीं लगा देते तब तक एक भी माला नहीं पहनाऊंगा, जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू पर माला नहीं चढ़ा दूंगा। इसलिए साथियों माला नहीं पहनता। और एक और आज संकल्प ले रहा हूं, गाडरवाड़ा को, इस विधानसभा को लोगों ने अनाथ समझ रखा है। दोनों मिल जाते हैं बीजेपी कांग्रेस वाले और दोनों मिलकर सोचते हैं अब कौन क्या कर लेगा। अरे कर लेगा, न्याय दिला लेगा। हमारा भीम आर्मी का साथी न्याय दिला लेगा और दामोदर यादव चंद्रशेखर उसके साथ खड़े होने का काम करेंगे। बोलो आप साथ देने का काम करोगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग दोगे साथ? हाथ उठा के बताओ। आप सब साथ देने का काम करोगे? तो आप सब अगर साथ देने का काम करोगे तो दामोदर का वादा है, ना आपका क्षेत्र अनाथ रहेगा, ना आपके क्षेत्र को प्रशासन के लोग गुंडागिर्दी करके चला पाएंगे, ना आपके क्षेत्र में सत्ताधारी गुंडागिर्दी कर पाएंगे। और आपके क्षेत्र में अगर कुछ चलेगा तो बाबा साहब का संविधान और नीला झंडा दिखाई देगा। ये दामोदर आपसे वादा करने के लिए आया है। मेरे भाइयों, जैसे मेरे शायद डॉक्टर साहब ने कहा या शायद छोटू ने कहा, नीली पीली क्रांति, नीली पीली क्रांति का मतलब ही है कि नीले में सारे एससी के भाई और जितनी हमारी पार्टियां हैं, बाबा साहब नीले कलर को बहुत पसंद किया करते थे। और पीला कलर हमारे आदिवासी भाई, क्या नाम है आदिवासी बहन का? मुस्कान, सुखदेव खड़े हैं, ये भी आदिवासी वर्ग से हैं। तो ये भी आदिवासी वर्ग से हैं। और आदिवासी भाइयों ने और हमारे एससी के भाइयों ने, और सुन लो मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, आप भी, यादव भी सुन रहे होंगे, वो भी सुन लें।
कुर्मी भी सुन लें, लोधी भी सुन लें, कुशवा भी सुन लें, पाल भी सुन लें। नीली और पीली क्रांति के माध्यम से 2028 के अंदर हम मध्य प्रदेश के अंदर गठबंधन तैयार करके सरकार बदलने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने जा रहे हैं। और मालूम इसका प्रमाण यह है कि दिग्विजय सिंह और मोहन यादव आपस में बात कर रहे हैं कि इन्हें कैसे रोका जाए। दोनों बात कर रहे हैं। तो सुन लो दिग्विजय सिंह आप भी, और सुन लो मोहन यादव आप भी। ये तूफान है बाबा साहब के विचारधारा का। ये तो तभी रुकेगा जब मध्य प्रदेश में संविधानवादी सोच को स्थापित कर देगा। ये दामोदर यादव कहने आया है। तो आप सारे साथी जिन्होंने कार्यक्रम किया उन सबको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, और श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ आपसे वादा करता हूं, थोड़ा लड़ना सीखो मेरे भाई, लड़ना सीखो। मैं चंबल क्षेत्र का आदमी हूं, चंबल का। और चंबल काहे के लिए जाना जाता है? लोग कहते हैं डकैतों के लिए। मैं कहता हूं डकैतों के लिए नहीं, बागियों के लिए, बगावत करने वाले लोग हैं। मैं इस मंच से बहुत श्रद्धांजलि दूंगा माता फूलन देवी को, और इसलिए दूंगा कि अगर फूलन देवी पर अन्याय अत्याचार हुआ और ये जो सिस्टम है, ये जो सरकारें हैं, ये जो प्रशासन के लोग हैं, इनने नहीं न्याय दिया तो फूलन देवी ने हथियार भी उठाया और बदला लेने के साथ साथ वहां मानवतावादी सोच को स्थापित करने का प्रयास भी किया। हम उसी चंबल क्षेत्र के हैं। मैं आप सबसे भी कहूंगा, नरसिंहपुर जिले के भाइयों बहनों, लड़ना सीखो, गूंगे मत रहो, आवाज को बुलंद करना सीखो। ये पत्रकार साथी आपका साथ देंगे, दामोदर यादव और चंद्रशेखर आजाद जी भी आपका साथ देंगे। एक नई राजनीतिक ताकत भी खड़ा करो और परिवर्तन लागे। जो सत्ता में बैठे हैं, जो लाल बत्ती से नीचे नहीं उतर रहे हैं, उनकी बत्तियों से नीचे उतार दो, नहीं तो बत्तियां उखाड़ लो उनकी बत्तियां। ये जो बत्तियां तुमने दी है ना, तुम्हारे वोट से ही मिली है बत्तियां, ध्यान रखना, तुम्हारे ही वोट से मिली है। और ये जो वोट का अधिकार है, ये हमारे माई बाप बाबा साहब ने तुम्हें हमें दिया है। तो बाबा साहब ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि जिस वोट का हक तुमको दिला रहे तुम उनसे बेईमान लोगों को सत्ता में बिठाने का काम करोगे, बल्कि इसलिए वोट के अधिकार दिया था कि बड़े से बड़े आदमी को भी आसमान से जमीन पर लाने का काम तुम इस वोट की ताकत से कर सकते हो मेरे भाइयों। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया है, धीरेन्द्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा जैसे लोगों को जेल भेजने का काम करेगा दामोदर। डंके की चोट पे कह रहा है, यूजीसी का नियम बदले हुए नियमों के साथ कानून लगाने का काम करेगा आपका भाई दामोदर। हमारे भाई रोहित को और रंजीत भाई को न्याय दिलाने का काम करेगा दामोदर। और इतना ही नहीं, पिछड़ा वर्ग को 52% रिजर्वेशन लागू कराने का काम करेगा दामोदर। प्रमोशन में रिजर्वेशन हो या कोई भी ऐसा मुद्दा हो जो पूरा हक खाने का हमारा लोग काम कर रहे हैं, उनके हलक में से अपना हक, अपना हिस्सा खींच के लाने का काम करेगा आपका दामोदर। ये दामोदर वादा करने के लिए आया है। बोलो, लड़ाना चाहते हो ताकत से हम सब साथियों को मध्य प्रदेश में? लड़ाना चाहते हो? बोलो, चाहते हो कि आपकी इस धरती पे परिवर्तन हो? बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और देखो, परिवर्तन ऐसे नहीं माना जाएगा, ऐसे नहीं माना जाएगा कि कम खराब और ज्यादा खराब में से चुनते हो किसी को। मालूम कैसे निर्णय करते हो? ये आदमी खराब है, इस बार इसको हरा दो, अब तुम दूसरे को मौका दे देते हो। 5 साल में फिर उससे नाराज हो जाते हो, तो कहते हो अब ये ज्यादा खराब है, उसी को ले आओ वापस। यही करते हो कि नहीं करते हो? तो आज दामोदर से वादा करो कि नीले झंडे के नीचे बाबा साहब के जयकारे के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद का हाथ में हाथ मिला के, दामोदर की आवाज में आवाज मिला के, हमारे भीम आर्मी के साथियों के, सिपाहियों के साथ खड़े होकर इनकी ताकत को मजबूत करने का काम करोगे। बोलो, इस वादे के साथ अगर आप ये चाहते हो कि मैं दोबारा यहाँ आऊँ, कितने लोग चाहते हो? बताओ, कितने लोग चाहते हो दोबारा? पीछे वाले चाहते हो? सब चाहते हो दोबारा आऊं? तो वादा करो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, अगली बार एक एक आदमी 10-10 आदमी लेके आएगा क्या?
आएगा? वादा करते हो? तो दामोदर भी वादा करता है, कलेक्टर भी वही खड़ा मिलेगा और एसपी भी आपके सामने खड़ा मिलेगा। ठीक है क्या नहीं? तो इन मांगों को लेके वंशकार समाज की और भी मांगे, जो बांस से संबंधित मांगे हैं, जो उनका काम है, व्यापार है, उस मांग को लेके तो हम भोपाल में लड़ने का काम जरूर करेंगे मेरे साथियों। और जो यहाँ के लोकल इशू है वो छोटू ने बताया आपको, प्रशासन के लोगों सुन लेना। एसडीएम जो भी है, कौन है एसडीएम है? क्या नाम है? क्या नाम बताया? एसडीएम कलावती। अच्छा वो है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। तो एसडीएम मैडम को पता है कि मैं कौन हूँ। कलावती प्यारे हैं तो वो तो जानती हैं कि मैं कौन हूँ, अच्छी तरह से जानती हैं। तो कलावती मैडम, बेहतर होगा कि आपके खिलाफ मूवमेंट न चलाना पड़े हमारे भाई को। हम तो नहीं आएंगे, हम तो आपके मुख्यमंत्री से निपट लेंगे, यहाँ तो इन्हीं को निपटना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ का कोई आदमी परेशान हुआ तो दामोदर आधी रात को 2 बजे भी आ जाएगा, इतना ध्यान रखना साथियों। ठीक है? तो बस इतनी ही बातें आप सबके बीच में साथियों रखनी थी। मैं अपनी बात इस वादे के साथ समाप्त करता हूँ। एक वादा मैं करता हूँ, एक वादा आपसे लूंगा। पहला वादा मेरा ये कि जब आपके आंख में आंसू आएगा तो आपका आंसू पहुंचने के वादे के साथ, और आंसू जिसने आपकी आंख से निकाला उसको ठिकाने लगाने के लिए दामोदर आपके बीच में आएगा। पहला वादा दामोदर का यह है। लेकिन अब आपसे दामोदर वादा लेता है कि बताओ, बाबा साहब के विचारों के लिए लड़ने का काम करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, हमारे रंजीत भाई के परिवार को न्याय दिलाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ। और बताओ, भीम आर्मी के साथियों की आवाज से आवाज बुला के आवाज को बुलंद करने का काम करोगे कि नहीं करोगे? तो इन बातों के साथ, इन विचारों के साथ, इन वादों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और आप सबके